नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलथौड़ रोड के डाक बंगले में मौजूद हूँ और यहाँ पे शिक्षा एक समान के का एक गोष्ठी जो है आयोजित की गई है, जिसमें जो है शिक्षा एक समान के संयोजक राधेश्याम जी के नेतृत्व में यह गोष्ठी रखी गई थी। और आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती से एक तिरंगा यात्रा जो दिल्ली तक जाएगी, इसको लेकर के पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाया गया है। इसी के अंतर्गत जो है आज यहाँ पर राधेश्याम जी मौजूद हैं। आइए उनसे जो है जानते हैं और विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से शिक्षा एक समान का कारवां, जैसा कि अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट ने बताया है कि मोमबत्ती से शुरू होकर अब मसाल बन चुका है, तो इस पर जो है कितना जो है इत्तेफाक वो रखते हैं और कितनी जो है उनको संभावना नजर आती है कि शिक्षा एक समान की जो मुहिम है उनकी आगे जो है कितनी सफल रहेगी। आज जो है आपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा और जन जागरण अभियान चलाया और 11 अक्टूबर को आप जयप्रकाश नारायण की धरती से इसकी शुरुआत करने वाले तिरंगा रैली के माध्यम से, जैसा कि आप अमानुल हक अब्बासी जी ने बताया था कि जो है जो आप मोमबत्ती जो है जलाए हुए थे वो मसाल बन चुकी है, कितनी सत्यता है? देखिए, हमारे एडवोकेट साहब ने आपको बताया है, अभी मसाल जल रहा है लेकिन उसको बहुत अभी जलना है। खासकर अपने मीडिया के साथियों से मैं खासकर निवेदन करूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के मालिकों से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं किसी से सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं तो वो मेरे देश के जो मालिक होते हैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आप काली रोशनाई अपनी उंगली में लगाते हैं उस दिन देश के प्रधानमंत्री बदलते हैं, बनाते हैं, लेकिन जिस दिन लगाने से पहले आप सवाल क्यों नहीं करते हैं उनसे? इस देश में विषमता क्यों? आप चाइना से कैसे लड़ेंगे? आप अमेरिका के सामने कैसे खड़े होंगे? आप जर्मनी के सामने कैसे खड़े होंगे? सिर्फ बातें करके खड़े नहीं होंगे। इस देश को, नौजवानों को मजबूत करना पड़ेगा, घर घर उद्योग लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको हर आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा। बगैर शिक्षा का कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई भी देश अगर आगे बढ़ा है तो पढ़ लिख के बढ़ा है। देखिए, फिनलैंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 1947 में आपके साथ आजाद हुआ और पूरा देश तो जंगल था, लेकिन आज वो कहां से कहां चला गया और हम कहां हैं? क्यों? आज बताइए, देहरादून में एक स्कूल है जिसमें 15 लाख रुपया सालाना फीस है। 15 लाख क्या एक गांव का प्रधान मानिए, जिला पंचायत सदस्य मानिए, विधायक भी कहां से देगा? 15 लाख सालाना सिर्फ फीस लगता है। अभी 4 लाख रुपया एडमिशन चार्ज लगता है, किताब का अलग लगेगा। इस देश में विषमता क्यों? भाई, बेलखा के गांव में अलग पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में अलग पढ़ा रहे हैं, कर्नाटक में अलग पढ़ा रहे हैं, बिहार में अलग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई परीक्षा क्यों एक करा रहे हैं? भाई, नीट की परीक्षा, एयरफोर्स की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, चाहे बेलखा के गांव के लड़के जाए चाहे किसी जाति मजहब का जाए, उसको तो एक ही मिलता है। तो अब अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? अलग अलग भाषा क्यों दे रहे हैं? आपका मकसद सीधा यही है। इस देश की जो व्यवस्था बनी है, देखिए इस देश में एक व्यवस्था बन गया है, नेता का बेटा नेता बनेगा, जो बड़े लेवल के पत्रकार है उसका बच्चा बड़े लेवल का पत्रकार बनेगा, जो नेता बन गया है उसकी पीढ़ी नेता है बनेगी, जो उद्योगपति बना है वो उद्योगपति बन गया। इस देश में इतना गैपिंग क्यों? इस देश के 87% पैसा सिर्फ 13% लोगों के पास है और 13% पैसे में 87% लोग जीने का काम करते हैं। इस देश में खासकर नौजवानों को कुछ लेना देना नहीं है। नौजवान जाता है और पान के दुकान पर पान खाता है और कहता है हमको तो नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। अरे, इस देश को कौन चलाएगा? इस देश को कौन संभालेगा? इस देश से, राधेश्याम से, चाहे किसी से सवाल क्यों नहीं इस देश के नौजवान पूछते? इसलिए इस देश के सारे नेता मिलकर इस देश के लोगों को बुद्धिजीवी बना दिए हैं। आपको राशन देने के लिए तैयार है, साड़ी देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं। भी नेता है, बताइए, मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी से 1000 बार सवाल किया, मोदी जी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश बिल्कुल कैसे बनेगा? लेकिन साथ साथ देख लीजिए, सरकार वाले तो नहीं बोल रहे हैं कि उनको पैसा देना है, कलम से करना है, लेकिन खासकर मैं कई विपक्ष के नेताओं के पास भी जाता हूं तो विपक्ष भी मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि जानता है, विपक्ष जानता है कि आज मोदी जी हैं तो मोदी जी कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, कोई भी अमृत पी के नहीं आएगा। इस सृष्टि का नियम है, हर चीज चेंज होता रहता है, चक्र का नियम है, चक्र बदलता रहता है। फिर विपक्षी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल में आएंगे तो फिर उनके बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। कोई गांव का आम आदमी के बच्चा उनके से सवाल करने लगेगा। ये देखिए व्यवस्था। अब राजनीति में देख लीजिए, कोई मंच लगता है तो उस पार्टी का कार्यकर्ता मंच पर नहीं होता, लेकिन 4 दिन का नेता का बच्चा
मंच पर होने का काम करता है। तो इस व्यवस्था को चेंज करना मैं नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी का अधिकार है, लेकिन पढ़े लिखे सबको मिले, जो अगर स्ट्रेंथ जो पढ़ाई में तेज रहेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसको व्यवस्था मिलेगा तब ना, बराबरी का हक मिलेगा तब ना। बताइए, मैं आपके माध्यम से एक बार और इस देश से पूछना चाहता हूँ कि इस देश के जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, हमारे जयप्रकाश नारायण थे, अंबेडकर थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, सारे लोग, कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मान रहा है, कोई लोहिया को मान रहा है, कोई जयप्रकाश को मान रहा है, कोई अंबेडकर जी को मान रहा है। जब आप अंबेडकर जी का सपना क्या था? एक मिनट में रोक रहा हूँ आपको। जब आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है नेता बदलना नहीं चाहते हैं, तो कैसे जो है आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जब संविधान जो है नेताओं के द्वारा जो तय किया जाता है, लोकसभा में तय होता है, विधानसभा में तय होता है, तो कैसे जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से जो है इस जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी? आप देखिए, बदलने लगा धीरे धीरे। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, वो कलम का काम करेंगे और मौका मिलेगा तो हमारे जनार्दन सिंह जैसे, हमारे राम भगवान जी जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इनको सहयोग करके अगर दिल्ली में बैठाते हैं, लखनऊ में बैठाने का काम करते तो आवाज उठाएंगे। आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे और नई सरकार बनाएंगे। वो सरकार बनेगी तो शिक्षा एक समान की बात है। 11 अक्टूबर को भी आपने चुना है तिरंगा यात्रा रैली निकालने के लिए। देखिए, आप ये बलिया की क्रांतिकारियों की धरती रही है, मंगल पांडे से लेकर तमाम वीर यहाँ पैदा हुए हैं। और कई लोग कहते हैं कि मैं बलिया से 11 तारीख को मैं कार्यक्रम, कहाँ के लोगों में फेसबुक पर सुनता हूँ कि मैं आंदोलन करूंगा। हम तो उस धरती में पैदा हुए हैं, जहाँ के वीर हुए हैं, जहाँ के जयप्रकाश नारायण हुए हैं। हम तो उनको नमन करेंगे 11 तारीख को, उनको प्रणाम करेंगे और उन्हीं के आंगन से हम लोग साइकिल के माध्यम से प्रधानमंत्री तक जाएंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल नहीं है, साथ में विपक्ष के लोगों से भी हम लोग जाकर सवाल करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ सरकार को घेरेंगे। सरकार को पैसा लगाना है तो सरकार पीछे भाग रही है। विपक्ष को तो सिर्फ मुंह से कहना है, विपक्ष को सिर्फ मुंह से कहना है कि आएंगे तो शिक्षा समान करेंगे। तो करेंगे कि नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन उनको मुंह से कहना है तो विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। और जो बीच बीच में जनता मिलेगी उनसे भी निवेदन करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा कि मेरे बताइए, मैं किसी का चोट दिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी का शिकायत नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द दिखाने आया हूँ। मैं जाता हूँ तो मेरा बच्चा कहता है कि पिताजी हमारा लखनऊ पब्लिक में एडमिशन कराइए, मेरे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मेरी पत्नी जब जाता हूँ, सही कह रहा हूँ, ये मत की जानिए कि मैं बात बना कर रहा हूँ, बच्चे को उस स्कूल में डालिए जहाँ उनका बच्चा पढ़ता है। मेरे पास व्यवस्था नहीं, या कि मैं चोरी करूं, ट्रेन में डकैती कर डालूं या बैंक में डकैती डालूं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनेगा ना, बनना पड़े। बताइए, और इसके साथ स्वास्थ्य की बताइए, किसी सांसद की पिताजी की तबीयत खराब होता है, किसी भी, मैं किसी पार्टी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और तबीयत खराब होता है तो उन लोगों ने अपने लिए एक अलग व्यवस्था बना ली है, हॉस्पिटल, उनका अलग इलाज होगा। ये बताइए, जो बेलतरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे बैरिया का सामुदायिक केंद्र है, जिले का जिला अस्पताल है, किसी सांसद विधायक के परिवार के बच्चे आज तक वहां इलाज कराए हैं? जिसने जिस चीज को बनाया है उसमें इलाज नहीं कराता है, कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके माध्यम, जो चाय बनाता है खुद नहीं पीता है, इसका मतलब वो चाय में जहर डाला हुआ है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ इस देश से। जैसा कि आपने अपने भाषण में जो है शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर जो है भेदभाव की राजनीति जो है खत्म नहीं होती है तो मैं इस देश में रहना पसंद नहीं करूंगा, इस पर क्या कहेंगे? भेदभाव के मतलब मैं इस भारत माता का एक वृक्ष हूं और किसी माँ बाप यही चाहती है कि अपने सारे बेटे को बड़े लेवल का आदमी बनाऊं। तो बड़े लेवल का आदमी उसका बेटा, चारों बेटा कैसे बनेंगे? मैं मानता हूं कि सारे लोग गांव के प्रधान नहीं बन सकते हैं, जिसमें जो क्षमता रहेगी, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा तो उसको उस तरह की व्यवस्था में ढालिए। अगर वो नहीं, जिसको जो बनना होगा, जिसको चपरासी बनना होगा, जिसको खलासी बनना, लेकिन एक बताइए, एक बेटे को 15 लाख वाले में आप एडमिशन करा देते हैं और एक बेटे को खिचड़ी वाले में कराते हैं। बताइए, मैं ऐसे जगह में खुद रहना पसंद नहीं। हमारे कहने का मतलब, इस देश से बहुत ही प्यार है हमको, लेकिन इस तरह की अगर देश की व्यवस्था होगी कि नहीं, 4 बच्चे पैदा हुए तो 2 खिचड़ी वाले में पढ़ेंगे, एक 15 लाख वाला में पढ़ेगा, एक 6 लाख में पढ़े वाला, एक 3 लाख वाला में पढ़ेगा और एक खिचड़ी वाला में पढ़ेगा, तो
तो मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता हूँ। अगर इस देश के संविधान का नियम होगा तब, अगर आप नियम बनाए हैं, कोई नेता नियम बनाया है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं अगर इस देश की संविधान का नियम है, कोई कलेक्टर, कोई सांसद हमको चिट्ठी लिख के देता है इस तरह की व्यवस्था इस देश की है, तो मैं इस देश में रहना दिल खुलेआम कर देता हूँ। आप अपने चैनल पर चला दीजिएगा, मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इस देश में नहीं रहना पसंद करूँ। तो 11 अक्टूबर की आपकी रैली चल रही है, तो कितने लोगों के शामिल होने की इसमें संभावना है? वहां तो जयप्रकाश नारायण की धरती है, वहां तो मेला रहेगा और हम लोग 150 की संख्या में साइकिल यात्री रहेंगे। उस दिन तो वहां मेरा जयप्रकाश नारायण की धरती है, उनका जन्मदिन है, तो पूरे देश से लोग वहां आते हैं। यात्रा में बीच में भी लोग आपसे जुड़ेंगे? तमाम लोगों से बातें चल रही है, जो हमारे जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, तो कोई बलिया में मिलेगा, अपना 10 कदम चलने का काम करेगा, कोई 5-10 किलोमीटर चलने का काम करेगा, कोई 20 किलोमीटर चलने का काम, जो जैसी व्यवस्था है। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जहाँ रुकेंगे उस गांव में अपना ये आटा, दाल, चावल मांगकर वहाँ खाना बनाएंगे और वहीं खाने का काम करेंगे। दिल्ली पहुंच जाएंगे? दिल्ली हमें लगता है कि साथी जो हमारे सब आंकड़ा मिलाए हैं कि 105 दिन की थी, 35 दिन के करीब, 32 से 35 दिन तक, 2-3 दिन में आ जाएगा सब। हमारा सब बन रहा है, 35 दिन करीब लोगों से मिलने का आपका जो है ये है। देखिए, हमको वहाँ मीडिया, जो नोएडा मीडिया सिटी सेंटर है, वहाँ हम लोग जाएंगे। सारे चैनलों को हम लोग ज्ञापन दिए, कई बार दे चुके हैं। इसके बाद अपने पत्र के माध्यम से मैं गृह मंत्रालय में सूचना कर दिया हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दे दिया हूँ, और तमाम लोग हैं, जैसे सोनिया गांधी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, बहन मायावती जी हैं, तमाम जो दिल्ली में बड़े लेवल के नेता हैं, चिराग पासवान जी, उनका हमारा पत्रक जाएगा, हमारे साथी जाकर दे आएगा। तो लेकिन साइकिल यात्रा सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाएगा और प्रधानमंत्री से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे और मिलकर अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को कहने का। मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। ये राधेश्याम यादव जी थे, शिक्षा एक समान के संयोजक। वर्षों से जो है शिक्षा एक आंदोलन को लेकर के एक मुहिम छेड़ रखी है। उनके साथ यहाँ पे अरशद हिंदुस्तानी, विनोद मानो जी बेलतरा रोड के धरती के उपज हैं और लगातार जगह जगह घूम करके यहाँ तक देखा गया है, मऊ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, कलकत्ता हो, जा करके जो है शिक्षा एक समान की अलग लोगों के बीच जगा रहे हैं। क्यों न हो, आज एक जो है योग्य जो है बच्चा पढ़ाई के अभाव में जो है रिक्शा चलाने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है। तो उनकी जो है ये मुहिम को सबका जो है साथ होना चाहिए। और आज देखा भी जा रहा है कि यहाँ पे जो है उनका तमाम बड़े लोगों का जो है साथ, अच्छे लोगों का साथ, पढ़े लिखे लोगों का साथ जो है इस मुहिम को मिल रहा है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।